अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। और जनाब, आज की सुबह का आगाज़ जो है वो ट्रैफिक जैम से हुआ है। और जब हो ट्रैफिक जैम और फिर उसके अलावा हो 10,000 मसले और फिर उसके बाद हो मंडे, तो एक बिज़ी शेड्यूल होता है, बिज़ी दिन होता है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में जो है वो मैं देख रही थी कि सड़कों पर और जगह जगह जहाँ पर ट्रैफिक भी जैम होता है वहाँ पर कचरे और गंदगी के जो है ना वो ढेर लगे हुए होते हैं। तो आज मैंने बात भी आपसे यही करनी थी कि जहाँ पर हम सब लोग ये बात करते हैं, हमारे दीन में भी इस बात को एम्फेसाइज़ किया जाता है कि भाई अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखें, सफाई रखें। वहाँ हम लोग तो शायद इसमें बहुत पीछे रह गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर इंडिविजुअल अपना अपना काम नहीं करता। लेकिन पूरी दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी है, जापान, जिनकी जो क्लीनलीनेस है, यानी जिनकी जो सफाई सुथराई है, वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। और जब भी कोई वहाँ पर जाता है तो उनका ये जो कल्चर है, यानी कि जो क्लीनलीनेस का कल्चर है, ये अडॉप्ट भी करते हैं। और इसके पीछे ना सिर्फ उनकी पूरी थ्योरी है, पूरी लॉजिक है, बल्कि वो इससे बताते हैं कि आपकी जो मेंटल ग्रूमिंग, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी जो मेंटल एक्टिवनेस है वो कितनी ज़्यादा काउंट करती है। तो जापान के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, और वो इस तरीके से बताना चाहूँगी कि जापान में आप देखेंगे कि वहाँ पर इस बात को लेकर कि जी सफाई रखनी चाहिए, साफ़ सुथरा माहौल रखना चाहिए, क्यों इतनी ज़्यादा बात की जाती है? क्योंकि वो कहते हैं कि जब आपका घर मैस होता है, यानी आपने अलमारी से कपड़े निकाले, सब जगह से अपनी चीज़ें बाहर निकाली, और उसके बाद जब आपका घर मैस हो रहा हो तो आप वापस उसको नहीं रखते, कहीं भी कोई भी चीज़ उठाकर फेंक देते हैं। तो ये चीज़ क्या ज़ाहिर करती है? ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि आप मेंटली एक्टिव नहीं हैं, आप मेंटली जो है शार्प नहीं हैं, या फिर आप लेज़ीनेस का शिकार हैं। तो आपकी मेंटल ग्रूमिंग, आपकी मेंटल एक्टिवनेस को ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि अगर आपका घर मैस रहता है। तो इसके अलावा टोटल अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखना, अपनी तमाम तर चीज़ों को मैनेज करना, ये आपकी जो है वो पर्सनल ग्रूमिंग और इसके अलावा आपकी लाइफ स्टाइल को बेहतर करने के मुतरादिफ है। उनका सिंपल सा फंडा ये होता है कि जो चीज़ जहाँ से उठाई है वापस आकर वहीं रख दें, उसमें 2-3 मिनट या 1-2 सेकंड ही ज़ाया होने। लेकिन यूजुअली हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ देखते हैं हम कि घरों में भी मेस वाली सिचुएशन होती है, और हमारा जो ओवरऑल सड़कें और जितनी भी हमारी सराउंडिंग है वो इतनी ज़्यादा साफ़ सुथरी नहीं होती। अच्छा जनाब, तो आई होप कि आज हमने जो है वो मंडे है और अपने शो का भी आगाज़ किया है, आप लोगों ने अपने वीक का आगाज़ किया है, तो आज से हम जो है सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे। अच्छा, अब एक और बात मैं आपसे करना चाहूँगी कि भाई ये वही जो है वो जनवरी चल रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि छोटे बच्चे जो हैं उनकी स्कूल की छुट्टियां अब हो गई हैं ख़त्म, और उसके बाद अब वो जा रहे हैं स्कूल। तो आज मैंने वही मनाजिर देखे सड़कों पर कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं, और इतनी ज़्यादा सर्दियाँ हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि जहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा, जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं या बहुत सारे बच्चे जो है वो पैदल आते हैं, तो या तो उनके मुख्तलिफ स्कूल्स जो हैं वो अपने तौर पर टाइमिंग्स शॉर्ट कर दें, या फिर उनके लिए कोई ना कोई वीकली 2 या 3 उनको छुट्टियाँ दे दें, क्योंकि इतनी सख्त सर्दी में फिर वो स्कूल जा रहे होते हैं, और जब कम सर्दी होती है तो छुट्टियाँ पड़ी होती हैं। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं हम ओवरऑल मौसम की। और मौसम में ज़ाहिर है सर्द रातें हैं, सर्द दिन हैं, दिन में थोड़ा सा कुछ बैलेंस हो जाता है, लेकिन उतना बैलेंस फिर भी नहीं हो पाता। अच्छा, अब क्या है? अब सूरत हाल ये है कि हम देखें तो गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, वहाँ पर भी यही मनाजिर आप देखेंगे, इंजॉय भी लोग करते हैं। लेकिन इसके अलावा सर्दियों में इवेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इन इवेंट्स में मज़ा तो आता है, आप इंजॉय भी कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो बैठ भी एक साथ इसलिए जाते हैं कि घरों में भी लोड शेडिंग का इशू नहीं होता, दीगर और भी इशूज़ नहीं होते। बेशक गैस आए या ना आए, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप कोई भी मौसम ऐसा सिलेक्ट करते हैं जिसमें आप शादियाँ करना चाहते हैं, तो ऐसा मौसम रखें कि ना बहुत सर्दी हो ना बहुत गर्मी हो। तो जनाब, सर्दी गर्मी की बात हो रही है और पड़ रही हैं सर्दियाँ, तो जान लेते हैं आज मौसम का हाल। सो हियर वी गो नाउ। अच्छा जी, तो मौसम में जो है वो है आज 10 बजे 17 सेंटीग्रेड, फिर 11 बजे 18 सेंटीग्रेड, फिर 12 बजे 20 सेंटीग्रेड, और फिर 1 बजे 21 सेंटीग्रेड जो है ये रहेगा हमारा आज का मौसम। अच्छा, अब मौसम के हवाले से तो हमने बात की। अगर कराची के जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करूँ तो पोल्यूशन में जो है वो हम छा गए। मतलब हम वैसे कोई ऐसी खबर रह ना जाए ना, जो खबर कोई ऐसी ना हो कि कोई भाई ऐसी खबर हो कि इंसान वो खबर बता के ना खुश हो रहा हो, वही हाल। आप अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स देख लें, जूं का तूं, कोई उसके अंदर बेहतरी नहीं आती। पोल्यूशन में भी हम छा रहे हैं। मतलब अगर हमारे ही शहर की बात करें ना, तो हमारे ही शहर के अभी कितने सारे मसले मैंने आपको गिनवाए, और मैंने आपको कंपैरिजन भी बताया है कि जो है वो जापान
सफाई में किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पर इतनी ऑब्सेशन है, क्लीनलीनेस को वहाँ पर इतना ज़्यादा जो है वो दिखाया जा रहा है। बट अभी किस तरीके से हमारे जो कराची है इसका माहौल है, इसका जो है वो किस तरीके से जो है पोल्यूशन सामने आती है, आप देख भी सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर पोल्यूशन है, कितना यहाँ पर धुआं मौजूद है और किस तरीके से जो है वो गाड़ियाँ गुजर रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। मतलब ये सूरत हाल है। और हमारा जो है कराची 262 के एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया के सबसे आलूदा शहर के तौर पर पहली दर्जा बंदी में है। मतलब ये है हमारा शहर कराची, ये है वो शहर जो 75% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो बड़ा अफसोस होता है कि एक तो हमारे शहर में पहले ही इतने मसले हैं, ऊपर से ये पोल्यूशन का मसला जिसमें भी बाजी मार रही है जी हमने पोल्यूशन के अंदर भी। चलें जी, अब हम कुछ बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि हमारे पास आज करेंसी रेट्स क्या हैं। तो करेंसी रेट्स जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। सो करेंसी रेट्स बल्कि ऐसा करते हैं कि जो है वो हम बाद में शेयर कर लेंगे, लेकिन अभी अगर हम कुछ जो है वो आपके साथ में डिस्कशन करेंगे तो वो हमारी टॉप स्टोरीज़ हैं, और टॉप स्टोरीज़ में जो है वो पोल्यूशन के बारे में भी बात होगी और दीगर टॉप स्टोरीज़ भी शामिल करेंगे। लेकिन अभी यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सीनियर रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन करेंगे जिनसे हम करेंगे ढेर सारी बातें। और आज हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान हैं, एक और ख़ास पर्सनैलिटी हैं जिनसे आपको मिलवाएंगे, जिनसे आप मिलना भी चाहते हैं, लेकिन वो हैं सरप्राइज पर्सनैलिटी। सो आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे आज टॉप स्टोरीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई। अस्सलाम वालेकुम महराज भाई, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक। अशरफ भाई बड़ी शादियों में जा रहे हैं आप, बड़ा घूम रहे हैं शादियों में, तस्वीरें आपकी आ रही हैं, एक्सक्लूसिव चल रही हैं, क्या रहा शादी का? वैसे टॉप स्टोरी से पहले जरा थोड़े और इनसाइड स्टोरी पता करें। वैसे भी शादियों का सीजन है और उसमें अभी हम सबसे बड़ी जो शादी है फैमिली के अलावा बात करें कि वज़ीर आला सिंध की बेटी की शादी थी। तो उसमें सारे मिनिस्टर्स, सिंध की काबीना, मतलब मिलते अब यकीन करें घंटा गुजर गया, पता भी नहीं चला ना, क्योंकि इतने सारे, क्योंकि वैसे भी पहले से ही जानते हैं। तो जो अब मिनिस्टर बन गए उनसे मुलाकात शर्जील साहब से हुई, सईद गनी से हुई, नासिर हुसैन शाह से हुई, फिर जो एक्स फॉर्मर मिनिस्टर थे वो भी आए हुए थे, फिर एक तवानाई के मिनिस्टर थे जो अब तो नासिर हुसैन शाह हैं, इम्तियाज़ शेख, वो भी मिले। तो सारे देख के कह रहे हैं ये बिजनेस वाला बंदा कहाँ से आ गया, क्योंकि वहाँ तो ज़्यादातर पॉलिटिकल आए हुए थे, तो अब एज ए ब्यूरो चीफ की वजह से वहाँ जाना पड़ा। तो मज़ा आया कि इतने सारे लोगों से एक ही जगह पे, एक छत तले। फिर वहाँ पे फोटोशूट आपने कितना करवाया ये बताएं, कितनी तकरीबन आपने पिक्चर्स वहाँ पे खिंचवाई? बड़ी पिक्चर्स आपकी आ रही थी भाई। मतलब सीएम साहब के साथ हुई थी, नासिर साहब, शर्जील साहब के साथ, और मेयर कराची आए हुए थे उनके साथ। तो ये इन टच में रहते थे तो उनके साथ ज़्यादा हुई हैं तस्वीरें। बाकी वहाँ पे बिलावल साहब आए, फिर जरदारी जी, क्योंकि वीआईपी प्रोटोकॉल था तो वो स्टेज से ही वो आए थे, फिर थोड़ी देर उनको मुबारकबाद वगैरह दी, 10 मिनट बैठे, फिर निकल गए थे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने रिपोर्ट भी की, शादी में भी हम लोग गए थे, फिर रिपोर्ट भी की। तो ये है कि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हो रही थी, तो उस शादी में बहुत सारी चीज़ें। ये भाई तस्वीर देखें भाई, अशरफ भाई की तस्वीर देखें, वाह भाई क्या एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ये जो है अशरफ भाई हैं, ये जो है आजिज़ भाई हैं, मुर्तज़ा वहाब हैं, ये साइड पे जो है ये संजय साधवानी खड़े हुए हैं, ये भी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। इसके अलावा जो है ये पीछे और भी रिपोर्टर्स हैं, और कई सारे रिपोर्टर्स हैं। तो भाई वाह भाई, शादियों में भी जाएं और जो है ना वो फोटोशूट भी हो जाए, क्या बात है भाई। अच्छा अशरफ भाई, चलें जी टॉप स्टोरीज की जाने बढ़ते हैं। महराज भाई, आपको तो ना जब मैं देखती हूँ अपने शो पे ना, तो मेरे जहन में सबसे पहले ये टॉप स्टोरी आती है कि आज जो है कराची में कहाँ पर चोरी डकैती की वारदातें हुई होंगी, जो महराज भाई जो है वो आके हमें बताएंगे, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे शहर कराची में एक और खबर है जी कि टॉप किया हमने, मतलब यानी कि पहली दर्जेबंदी पे आ गए हम पोल्यूशन में। मतलब हम मतलब इस मामले में ना हमें कोई बीट नहीं कर सकता, इसमें भी यानी कोई नेगेटिव खबर हो और उसमें हम पीछे रह जाए कराची, ऐसा हो नहीं सकता। पोल्यूशन में ये है कि कराची 262 के एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया के सबसे आलूदा शहर के तौर पर दर्जा बंदी में है। अब इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये सूरत हाल है, और जबकि हम कितनी इस हवाले से बातें करते हैं कि पोल्यूशन ना हो शहर में, साफ़ रखें और दीगर चीज़ों का ख्याल रखें, कचरा ना जलाएं, मतलब
धुआं, गाड़ियाँ, ये मनाजिर भी हम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये जो सारे मनाजिर है, और इन्हीं जगहों से, रास्तों से गुजर के हम सारे अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे आते हैं। मेराज भाई देखें, बात यह है कि कराची में तो वाकई जो हमारी इस वक्त एयर क्वालिटी जो है ना, हाँ, वो बीमार करने वाली ही है। आप डॉक्टर्स के पास जाएं, सही, आप यकीन करें वहाँ इतना रश होगा, अस्पतालों में इतना रश होगा, तो उसकी वजूहत यही है। अच्छा, अब हमारे एक तो गाड़ियों का पोल्यूशन है, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत सारी हैं, बहुत बड़ी तादाद में कारें भी हैं, मोटरसाइकिलें भी हैं। अच्छा, फिर माशाल्लाह से सड़कें ऐसी हैं कि कुछ सड़कें तो ऐसी हैं कि जहाँ से आप गुजरेंगे तो आप सफ़ेद हो जाएंगे ना, अगर मोटरसाइकिल पे बैठे हुए। सही बात है, ठीक है ना। उस एरिया से गुजरने के बाद आपको, और जब आप घर जाके अपना कोट या अपने कोई कपड़े झाड़ते हैं तो उसमें इतनी सारी डस्ट निकलती है। अच्छा, फिर जिसकी जहाँ मर्जी आती है वो कचरा फेंक देता है। कचरा, अच्छा चले फेंक देता है, वो तो है जुर्म है उसका, ठीक है। अच्छा, उठाने वाले भी जो है वो उसको उठाने में मतलब इतना वक्त लगा देते हैं कि उससे जितने भी बैक्टीरियाज निकलने होते हैं और जितने भी मसाइल हमारे लिए पैदा होने होते हैं वो सब हो जाते हैं उस वक्त पैदा। ठीक है। अच्छा, कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कचरे को जला देते हैं। सही। अब वो जला देते हैं, वो तो कहते हैं हमने कचरा तो जला दिया, लेकिन कचरा जलाने के बाद जो उसका काला धुआं और गंदा धुआं ऊपर गया वो तो हमारी फिजा में शामिल हो गया। तो हमारे यहाँ तो इतने सारे मसाइल हैं कि अगर सफाई सुथराई के, देखिए अगर आप खाली, मैं छोटी सी बात करूँ, एक मॉडल है आपके यहाँ DHA, सही, या बैरियर टाउन ले लें, आप वहाँ जाएं, वहाँ पर आप मुझे दिखाएं कि कचरा कहाँ पड़ा हुआ है, कोई कचरे को आग लगा रहा है या कोई अपनी मर्जी से कहीं कचरा फेंक के जा रहा है। भाई जब वहाँ पर कानून लागू हो सकता है, सरकार ने यहाँ तक कहा कि भाई सड़कों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ और नालों में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, कुछ FIR भी हुई, लेकिन कोई सुनने को और मानने को तैयार ही नहीं है। हमारे यहाँ तो जो ये जो नदियाँ और नाले जो हैं, यहाँ पर लोग ले जाके तो जो है एक कॉन्सेप्ट ये है ना कि भाई आपने कचरा अपने घर के बाहर फेंक दिया, अब आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, यही आम थॉट है ना। लोग भाई लोग पूरी कम्युनिटी बनाते हैं और गली मोहल्ले साफ करते हैं, पूरी जो है ना वो ग्रुप्स बनाते हैं सफाई के लिए, मगर हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ये है ना कि भाई अगर वो नहीं साफ कर रहे तो हम क्यों साफ करेंगे, मतलब ये तो गली गंदी ही है, तो उसके बाद फिर उसमें कचरा भी है, फिर उसको जला भी रहे हैं कचरे को, फिर स्मोक भी आ रहा है, फिर ताफुन भी है, फिर सारा कुछ है। तो ये फिर इसी तरह ही होगा ना, ये मिल मिला के, ये जो हमारा इंडेक्स इस तरह से आता है, ये मिल मिला के आता है ना, सबकी काविशों से आता है, मतलब पूरी कोशिश करते हैं कि पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो इस बात शहर। तो ये है ना कि जिम्मेदारी किसकी है। देखिए, आपने अपने घर की जिम्मेदारी पूरी की, आपने अपना सारा कचरा निकाला बाहर रख दिया कि ये ले जाएगा आके। सही। आपके यहाँ KMC DMC काम कर रही है, सैनिटरी वर्कर्स की तादाद हजारों में है। मुझे आप बताएं कितने लोग ड्यूटी पर आते हैं और कितने लोग सड़कों पर नजर आते हैं। सही। ठीक है ना। सैनिटरी वर्कर्स अपना काम पूरा नहीं करते, उसके बाद एक नया इदारा बनाया गया, वो सेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, ठीक है ना, कि भाई वो काम करेंगे। अब वो भी जब काम कर रहे होते हैं, जब कोई बड़ा इवेंट हो रहा होता है या VVIP मूवमेंट हो रही होती है, तो वो इतनी झाड़ुएं लगाते हैं कि आप परेशान हो जाएंगे भाई क्या हुआ। अभी देखिए कॉजवे पर परसों बहुत अच्छा एक इफ्तिताह होना था, इतना अच्छा इफ्तिताह होना था एक मलीर एक्सप्रेस वे का, तो 3-4 दिन से, मैं तो राइस बात रूट है हमारा ऑफिस यहाँ पर है, तो मैं 4 दिन से देख रहा था बिला वजह झाड़ू लगा रहे थे वो। अच्छा, वैसे कहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं मेराज भाई, कहीं पे अगर सफाई हो रही हो ना तो बंदा समझ जाता है कि आज सफाइयां हो रही है सड़क पे, भाई कोई गुजरेगा, पहले हम गुजर जाए, इससे पहले आइडियाज की मिसाल ले लें, फंस जाए। आइडियाज की मिसाल ले लें। आइडियाज के मौके पर जब हम ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं इतनी सारी सड़कें बंद करने के बाद, इस शहर में सफाई हो सकती है, सही, धुलाई हो सकती है, तो इसका मतलब है कि 12 महीने हो सकती है, यानी कि करना नहीं चाह रहे या कोई करने नहीं दे रहा, दो बातें हैं। ठीक, सही बात। तो बहरहाल देखना चाहिए, क्योंकि शहर तो हमारा ही है ना। शहर तो हमारे ही। अभी बल्कि अपने इंट्रो में भी, आज इंट्रो में भी इसी हवाले से मैं ये डिस्कशन करी थी कि जापान दुनिया के कितने ममालिक में, अहम तरीन ममालिक में शामिल है, और वहाँ पर लोगों के बारे में ये कहा जाता है, इतनी सफाई वहाँ पे होती है, इतनी सफाई वो लोग वहाँ पे रखते हैं कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि जी हो गया। कुछ लोग उनको कहते हैं भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो क्लीन रखते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वो क्लीनलीनेस रखते हैं। तो मैं यही आज वो शेयर कर रही थी रिसर्च कि भाई उनके वहाँ जो है ना वो ये होता है कि वो ये कहते हैं कि सफाई एक तो ऑब्वियसली आपको रखनी चाहिए, और मेराज भाई, अशरफ भाई, हमारे तो दीन में है कि भाई आप अपनी निफ्स ईमान है कि सफाई निफ्स ईमान है, आपने सफाई रखी है तो आधा ईमान है। तो वहाँ पर जो सफाई सुथराई के हालात है ना, वो ये हम फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो लोग साफ रखते हैं, और उनका पर्पस जो होता है ना सफाई रखने का, वो कहते हैं कि भाई हमारी जो इससे मेंटल ग्रूमिंग है, मेंटल स्टेबिलिटी, और हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारा शहर, हमारी प्रेजेंटेशन पता लगती है। यानी कि एक शख्स
अगर किसी सड़क पे घूम रहा है तो ये उसकी मेंटल जो है ना स्टेट बताती है कि वो आया, उसने कचरा फेंका, सारा शहर फैला हुआ है। तो वो कहते हैं जब इन्वायरमेंट बेस्ट होता है ना तो लोग काम करने में भी बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, लोगों को मज़ा आता है। यानी कि वो कहते हैं अगर कोई स्टूडेंट है, उसका कमरा बहुत मैस हुआ हुआ है, तो उससे मेंटल स्टेबिलिटी पता लग रही है कि भाई उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जो बुक जहाँ से रखता है वहाँ, जहाँ से आपने निकाली वहाँ वो चीज़ आप रख दें। आपका टाइमिंग्स उन्होंने लगाए हुए हैं बाकायदा तौर पर कि भाई आपने इस तरीके से जो है ना वो सफाई सुथराई रखनी है। हम लोगों का क्या होता है, हम लोगों ने अलमारियों से कपड़े निकाले, फिर वापस वैसे के वैसे ही भर दिए, जल्दबाजी में निकल आए। वो लोग प्रॉपर हर चीज़, जहाँ से वो अगर कोई चीज़ गंदी हो गई है, ख़राब हो गई है, वो खुद साफ़ करके जाएंगे। तो वो इसका बताते हैं अशरफ भाई कि इसका असर उनकी जो एक सोशल क्राइटेरिया है उस पर पड़ता है, उनकी प्रेजेंटेशन पे पड़ता है, और ये बताता है कि वो लोग, उनकी पूरी हिस्ट्री है, वो रिच कल्चर है सफाई सुथराई में, कि भाई वो ये बताते हैं कि इससे हमारी जो मेंटल स्टेट है वो पता चलती है, इससे हमारी पर्सनैलिटी पता चलती है, इससे ये पता चलता है कि हम कितने जिम्मेदार हैं। क्योंकि जो शख्स अपनी सराउंडिंग साफ नहीं रख सकता तो फिर वो आगे किन चीज़ों के बारे में बात कर सकता है। ये हम दिखा भी रहे हैं साथ साथ फुटेज में कि किस तरीके से वो हम एक्सपीरियंस जब तक नहीं करते हैं हमें समझ में नहीं आता। मैं गल्फ ममालिक में गया हूँ, दुबई गया हूँ, कुवैत गया हूँ, कुवैत में तो जॉब भी की है। सही। अब आप सड़क पे फेंकते हुए जो हमारे यहाँ है, अमूमन हम फ़र्क बताते हैं। वहाँ पे अगर आपने स्मोक भी करके, स्मोक के एरिया है, अब जैसे स्टेशन है, बस स्टॉप है, उधर एक आपके स्मोकिंग का है, एक शीशे का, वहाँ पे आप खड़े को स्मोक करे, ऐसे आप ओपन फिजा में नहीं कर सकते। हमारे यहाँ क्या है कि कोई भी जा रहा है, कराची खास तौर से कोई जा रहा है, बाइक स्लो करेगा रोड पे, वो जो भी वो गुटखा मावा या जो भी फेंकते हुए जाएंगे, मतलब शहर की खूबसूरती को हम खुद जो है बर्बाद कर, अगर उनको फाइन करें फिर आप देखें लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। मेन ये है कि इस शहर पे जो काम हो रहा है या जो चीज़ें उसकी खूबसूरती की बात की जाती है, कलरिंग की जा रही है, तो उसी पे ही पूरे शहर को छोड़ के जहाँ कलर कर देंगे वहीं पे आके पीक फेंकेंगे ना। सही। अब अगर हम बाहर से कंपैरिजन करें तो वहाँ पे फाइन वहाँ पे भी है, उस फाइन से इतने भारी फाइन है कि डर के मारे वो कचरा नहीं करते। हमारे यहाँ क्या है कि कौन पकड़ेगा, वैसे भी नहीं पकड़ सकते हैं। सही, हाँ। अब यहाँ पे इदारे मौजूद हैं, लोकल गवर्नमेंट मौजूद है, लोकल, अब देखें सीएम तो जाके नहीं बोलेगा ना भाई ये कर रहे हो, लोकल गवर्नमेंट जो है वो, अगर जो इदारे हैं लोकल वो अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उनको पकड़ा जाए। और साथ ही जो लोग हैं, जैसे वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि जो भी सड़क पे कचरा फेंकेगा उसके खिलाफ मुकदमा होगा, जैसे मिराज साहब भी बता रहे थे। तो अगर आप ये एक मिसाल बनाएंगे तभी ठीक होंगे। और दूसरी एयर पोल्यूशन की बात करें तो अब इस वक्त हम यूरो 2 टेक्नोलॉजी पे है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए। मैं मतलब कि आप बोलें कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी लेकर आई कि गाड़ियाँ ये सब आपने देखा यूरो 2 इंजन आ गए, तो स्मोक जो है आपका वो कम से कम निकले। अब हमारे यहाँ इसको यूरो 2 टेक्नोलॉजी की बात करें वो उनको नहीं पता, हम यूरो 3 पे अब यूरोप में चले गए, हम यूरो 2 पे टेक्नोलॉजी पे नहीं गए। फ्यूल जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो अब आप देखें ना, सिर्फ हम कराची शहर की बात करते हो, कराची शहर का ये चैनल है। अब कराची शहर में हम देखें कि अगर आप 32 लाख मोटरसाइकिलें हैं, 15 लाख गाड़ियां हैं, रिक्शे की तादाद देखें 4 लाख रिक्शे हैं इस शहर में। सही। फिर आप देखें ट्रक, बस, और जो चल रहे हैं वो 1965 के मॉडल के देखा होगा। सही, हाँ। वो धुआं देते हुए जा रहे हैं। मतलब आप ये चीज़ें ठीक करेंगे तभी होगा, कि एनवायरनमेंट में जो आपकी ज़रात है ना, मुझे है सांस की बीमारी ना, तो जब ये हालात होते हैं, मैं अगर लंबा बोलता हूँ तो मुझे सांस का मुझे इनहेलर लेना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जो स्टडी मैंने देखी थी जो उसमें कि 20% लोग जो हैं उनको सांस के मसले हैं। पूरी आबादी की बात कर रहा हूँ, 20% बहुत बड़ा है। दुनिया में जाके देखें बहुत कम परसेंट है। आबादी का 20% जिसको सांस की बीमारी, वो जो आप ये कह रही हैं सबसे टॉप स्टोरी, कि आपकी जो ज़रात हैं, जो पार्टिकल्स जो हैं हवा में, सही, वो उनको मसला करते हैं। बिल्कुल जी। तो महराज भाई, अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं और हम यही बात करें कि अपने शहर को साफ रखें, अपने मुल्क को साफ रखें। इसका अल्टीमेटली फ़ायदा हम ही लोगों को है। मतलब सेहत ठीक रहेगी, एनवायरनमेंट ठीक रहेगा, आपकी प्रेजेंटेशन, शहर की जो एक चेहरा है वो खुल के सामने आता है। तो यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, स्टे विद अस, आपने कहीं नहीं जाना। जब वापस आएंगे तो आपको एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से मिलवाएंगे। कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हमारे साथ एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी होंगे जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, आपको मिलवाएंगे और आपको बताएंगे कि आप इनके बारे में जो जानना चाहते हैं और इनसे जो भी सवाल करना चाहते हैं वो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। हमारे साथ इस पर मौजूद हैं हाजिम बगवार साहब। बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए। वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर आप? कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। बड़ी खुशी हो रही है आपको अपने शो पर देख के, क्योंकि जो आपके जो फैंस हैं ना, अब वो पूरी दुनिया में हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ कि सर आप जो है वो कब वापस आए और आप क्यों चले जाते हैं, लेकिन उससे पहले जो है ये बात करते हैं कि सर आप इतने छाए हुए हैं, मतलब क्या पाकिस्तान, क्या दुनिया, इंडिया तक पहुँच गए आप, जरा थोड़ा सा बताएं आप। कि क्यों छा गया? हाँ अब ये तो नहीं पता क्यों छा गया हूँ। हाँ। अच्छा थोड़ा थोड़ा पता है, हरकत मेरी ही होती है। ऑनेस्टली कभी सोचा नहीं था मैंने, कभी वो आप फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं कि आप क्या भाई वहाँ लोग आपको बड़ा पसंद कर रहे हैं, आपकी जो वीडियोस हैं वहाँ के जो व्लॉगर हैं वो वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और अगर इस तरीके से कोई किसी को पसंद करता है और वहाँ पर बात करता है तो आई थिंक इट्स अ बिग ऑनर कि इस तरह से कोई फेमस हो और लोगों की वीडियोस उठा के उसके ऊपर बात की जाए। सो दिस इज़ बिग थिंग। अच्छा चलें ये बताएं सर कि आपके बारे में अक्सर जो है वो इस तरह से सुनने में आता है कि आपकी पोस्टिंग हुई, फिर उसके बाद जो है वो सुनने में आता है आपका या तो ट्रांसफ़र हो गया या आप कहीं डिसअपियर हो गए। क्या ज़रा बैकग्राउंड स्टोरी बताएं थोड़ी सी आज, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि जब आप आते हैं तो आप बड़ा हाईलाइट होते हैं, ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, फिर उसके बाद कहाँ चले गए, क्या हो गया? इसमें काफ़ी हद तक सच भी है और काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। तो प्रीवियसली जब मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद में था, उसके बाद जनरल इलेक्शंस थे सही, जहाँ हर कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है। दैट इज़ जस्ट बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ लॉ। पुलिस से लेके हर डिपार्टमेंट इलेक्शन की वजह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है। ऐसे मेरी भी वहाँ से पोस्टिंग हो गई जैसे सबकी हुई थी, बट बिकॉज आई थिंक मैं थोड़ा हाईलाइटेड होता हूँ तो वो बात ज़्यादा नज़र आती है। सही। फिर मैंने एक छोटी सी ब्रेक ली थी, वहाँ मैं गायब हुआ था, छोटी सी ब्रेक ली थी बिकॉज आफ्टर सो मेनी इयर्स एंड 18 घंटे 20 घंटे वो कैचअप कर रहे थे मेरे साथ। सही। मेरे परफॉर्मेंस में फ़र्क आ रहा था, मेरी तबीयत में फ़र्क आ रहा था, तो मैंने एक छोटी ब्रेक बेशक ली थी। फिर मैं वापस आ गया था एट द मोमेंट असिस्टेंट कमिश्नर जनरल कराची में। इधर भी हफ्ते के लिए मेरी सिर्फ ट्रांसफ़र हुई थी जो विड्रॉ हो गई थी। अच्छा, सही। ओवर ए मिसअंडरस्टैंडिंग और व्हाटएवर मैटर्स। सही। तो वो फिर आपकी, लेकिन मतलब आप ये कह रहे हैं कि सबके ट्रांसफर्स होते हैं और मामूल के मुताबिक होते हैं, लेकिन जब जो है वो आपका ट्रांसफर होता है तो वो बड़ा पॉपअप हो जाता है, बड़ा हाईलाइट हो जाता है कि भाई ट्रांसफ़र हो गया, या फिर जो है ना। अच्छा चलिए ये बताएं, अभी आपने बहुत सारा काम करवाया, बड़ी सारी तारीफ़ें, मेराज भाई बैठ के अभी बता रहे थे कि भाई नाज़िमाबाद में जो है किस तरीके से आपने काम करवाया, वापस आ गए, तो आई एम होपिंग कि हमारा एरिया है और वहाँ पे अब ज़्यादा काम होंगे। क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है, क्या मुश्किलात होती हैं कि भाई ठीक है यहाँ पे तो इतने सारे मसले मैं कैसे सॉल्व करूँगा, ओवरऑल मतलब क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आपको, क्या आप फेस करते हैं? एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपके चैलेंजेस की जो लिस्ट होती है बहुत लंबी होती है। अच्छा। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड आप सबको एक साथ मैनेज कर रहे हो, दूसरी एजेंसीज को यूटिलाइज कराना चाह रहे हो। काफ़ी जो काम नहीं करना चाहते, काफ़ी हैं जो गिव अप कर लिया है। ठीक। आपको हज़ार एक्सक्यूज़ मिलती हैं पर काम तो करना है। सही। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी रिपीटेडली बदलनी पड़ती है। कहीं आपको नाराज़गी दिखानी, कहीं आपको बड़ा स्ट्रिक्ट होना, कहीं एक्शन लेना, कहीं प्यार से। तो फॉर एग्जांपल एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अगर मुझे एंटी इंक्रोचमेंट करानी है, आप टाउन के पास जाते हो जी, उनको यूटिलाइज करते हो। अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो यू हैव टू वहाँ थोड़ा अपना फंक्शन। फिर कभी कभी जब आप एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस कर भी रहे हो, सामान पब्लिक का ही होता है, सही, उधर पर पब्लिक को भी समझाना है कि आपकी गलती कहाँ है। तो यहाँ आप इदारों को भी समझा रहे हो, हैंडल कर रहे हो, पब्लिक को भी, गवर्नमेंट को भी, तो बहुत मल्टी डाइवर्स सिचुएशन होती है। सर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बंदे के लिए ये काम कितना आसान हो जाता है, समझना ये काम कितना आसान हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि मोस्टली आपके बारे में हमने जिस तरह से सुना है कि आप माशाल्लाह से बहुत एजुकेटेड हैं। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आपने क्या क्या चीज़ें जो है की हुई है। मेरा फर्स्ट बैचलर्स था मार्केटिंग में, वो मैंने रीजेंट्स यूनिवर्सिटी लंदन से किया। दूसरा मेरा था LLB में, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। करंटली मैं हार्वर्ड में ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ। सर वैसे सॉरी आप फिर यहाँ क्या कर रहे हैं सर? मैं सर्व कर रहा हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ पब्लिक को। अच्छा अच्छा जी जी बताएं आप। सर्व कर रहा हूँ। तो अभी करंटली मैं हार्वर्ड में पढ़ रहा हूँ। उनके साथ जो मेरी बात हुई थी कि ऑनलाइन लास्ट सेमेस्टर जो मेरा होएगा वो बॉस्टन में होएगा, जहाँ मेरी ग्रेजुएशन होएगी। तो अभी ग्लोबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस में मास्टर्स कर रहा हूँ। सही। आई थिंक एजुकेशन सो दिस इज़ रियली हेल्पफुल। जब हमारे पास कोई इतना पढ़ा लिखा ऑफिसर मौजूद हो ना, तो वैसे ही लोगों को ट्रस्ट उनका बिल्डअप होना शुरू हो जाता है कि भाई अगला बंदा लोगों के मसले भी समझेगा और अगला बंदा पढ़ा लिखा है, वी कैन टॉक टू हिम। कितना बड़ा फ़र्क आता है इस चीज़ का, कितना बड़ा फ़र्क आता है, लोग आपके ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं। आई थिंक दिस इज द मोस्ट
आपने एक्चुअली ये सारी जो बात थी वो नक्शल में एक्चुअली बोल दी है। आपको रूट लेवल पे चलना होता है। आपको लोगों की बातें जब तक आप सुनेंगे नहीं पब्लिक की प्रॉब्लम, आप सॉल्व नहीं कर सकते। पेपर में जब कंप्लेन आती हैं, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि कंप्लेनेंट को अपने पास बुलाऊं, आप अंडरस्टैंड करें, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें होती हैं। रूट लेवल जैसे आपने बात की, पहले उनकी बात सुनना एंड ट्राइंग, फिर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रोल आता है कि ना हाउ कैन आई रिजॉल्व दिस। पर जब तक आप रूट लेवल पे फील्ड में नहीं होंगे, आप नहीं समझ सकेंगे। कोई कह रहा नाला बह रहा है, पेपर में लिखा हुआ और वहाँ जाके देखना और वो एक्सपीरियंस करना, आपको रियलाइज होता है कि आप नहीं राजी होंगे तो ये क्यों राजी होगा ऐसे रहने के लिए। और यहाँ आप अपने रिसोर्सेज ट्राई करते हैं कि इनको आप जितना हो सके अपनी पब्लिक को सर्व करें। अपनी पब्लिक को सर्व करना चाहिए। अच्छा सर, जब आप डेफिनेटली जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपको फील्ड में जाना बहुत ज़रूरी होता है और फिर जब आप जाते हैं तो आप पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स है वो अंडरस्टैंड करते हैं, तो क्या आपकी क्या रूटीन होती है, किस तरीके से आप मैनेज करते हैं थ्रू आउट द डे जो कंप्लेंट्स आती हैं, लोगों को मैनेज करना? क्योंकि हमारे यहाँ तो कंप्लेंट्स के अंबार हैं, हमारे यहाँ तो समझे मतलब सुबह होती है और लोगों की मुश्किलात तो शुरू हो जाती है। मतलब आम आदमी तो ट्रैफिक और दीगर इशू में होता है। अब ज़ाहिर है आपके यहाँ भी हज़ारों कंप्लेंट्स होती होंगी। रूटीन मेरा कोई भी ऐसा एक दिन ही जो नेक्स्ट डे की तरह सेम हो। कभी सुबह 6 बजे होता है, रात के 12 बजे तक, कभी मैं 9 बजे और शाम 7 बजे तक आ जाऊँ। अच्छा, डिपेंड करता है, बिकॉज मीटिंग्स भी होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटर आपको बैकग्राउंड पे भी काम, फील्ड में आप जितना कर रहे हैं उसके पीछे जो लीगैलिटीज़ हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, अपकमिंग जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जैसे एट द मोमेंट में कमिश्नर ऑफिस में एंड अंडर सर सैयद हसन नकवी जो हमारे अभी मास्टर से कमिश्नर है, वो बहुत प्रोएक्टिव हैं। अच्छा, बहुत। एंड आई थिंक आई एम रियली लकी, क्योंकि जब से मैंने स्टार्ट की है ये अपने गवर्नमेंट जर्नी, जो भी मेरे सीनियर्स रहे हैं इतने प्रोडक्टिव, इतने प्रोग्रेसिव हैं, आपको एक नई वाइब मिलती है। अच्छा। क्योंकि यहाँ आने से भी लोगों का बड़ा कॉन्सेप्ट होता था गवर्नमेंट ऐसी है, गवर्नमेंट वैसी। जब से मैंने एंटर किया है मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूँ, आप किसकी बात कर रहे हो। बेशक होंगे ऐसे लोग, मैं नहीं डिनाई कर रहा हूँ, होंगे, इस बात पे हंस रहे हैं, पर मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया। अच्छा, मैं अगर एक बहुत प्लानिंग हुई, बहुत अहम मीटिंग हुई थी कमिश्नर साहब के साथ कराची में इंक्रोचमेंट के ऊपर। जी। तो कराची में कौन कौन से हाईलाइट हुए हैं, क्योंकि आपने एक बुक दिखाई थी जब हम मुलाकात की थी कि उसमें अगर हम हाईलाइट करें, उनको अलर्ट अगर आप यहाँ से दें कि वो रेडी हो जाएं, क्योंकि इंक्रोचमेंट के बाद फिर रोए नहीं कि उनका सामान जब्त हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो जैसे मैंने कहा था कमिश्नर साहब बड़े प्रोडक्टिव हैं और प्रोग्रेसिव है, तो उनको रिपेयर, डेवलपमेंट और इंक्रोचमेंट ये हैंड इन हैंड जाती है। पहले तो इंक्रोचमेंट हटेगी तो चीज़ रिपेयर होगी। लेकिन सर इंक्रोचमेंट कैसे हटेगी? इंक्रोचमेंट हटेगी उसके बाद फिर से वापस, अब इंक्रोचमेंट प्रॉब्लम तो सारा ही है ना। मेरी पॉलिसी अलग थी जब मैं फील्ड में था। आपको रिपीटेडली चलना होता, आप एक दिन करके वापस नहीं आ सकते हैं। अच्छा। आपको मैं एक दिन में 3 दफ़ा करता था, 2 दफ़ा करता था, मैंने उनको पागल कर दिया था। अच्छा। उन्होंने आई थिंक वो एरिया तो दूर की बात लगता है वो कराची से शिफ्ट हो गए थे। अच्छा। पर यहाँ ये बहुत हेक्टिक होती है। अच्छा। वो मैंने वही बात, हाँ आप तो फील्ड में तो हैं एंड आप इदारों की यूटिलाइज कर रहे हैं और वो कभी राजी नहीं होते हैं, तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन आती है। तो अभी जो कमिश्नर साहब कर रहे हैं वो रिपेयर और डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये मेरे ऑफिस आए को बुकलेट दिखाई थी। शारा फैसल, शहीद मिल्लत, अब्दुल हारून और कौन से थे, शारकाइदीन जो मेन। जी हाँ, मरीन। ये सब अभी आप देखेंगे, अब नोट करेंगी, चंडीगढ़ रोड। अच्छा। ये सब देखेंगे अब यहाँ रिपेयरिंग शुरू हो गई है। अच्छा। तो ये बुकलेट बनी थी और जिन जिन इदारों का काम था उनको ये बुकलेट पकड़ाई थी कि आपका ये काम है, GPS लोकेशन के साथ, लोकेशन ये देख लो यहाँ क्या गड़बड़ है, ये नाला खुला हुआ है, वो मैनहोल मिसिंग है, ये रोड को ये चाहिए। ये बुकलेट पकड़ा दी गई थी। अब इसको वीकली हम मॉनिटर कर रहे हैं। सही। जब ये रिपेयरिंग आप काफ़ी देखेंगे, जो मैंने नाम लिए हैं ये आप देखेंगे रिपेयर हो रहे हैं। सही। इनके बाद यहाँ ब्यूटिफिकेशन होगी, पर इन सब से पहले इनके एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हुए थे। सही कह रहे हैं। और वो डेली बेसिस पे अच्छा सर, थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये जिस शोबे में आप हैं, जिस फील्ड में आप हैं, उसकी जो परसेप्शन है ना, वो आवाम ना उससे बड़ा दूर रहती है कि भाई थोड़ा दूर। क्या करना चाहिए, जिस तरह आप हैं कि आपसे लोग आसानी से बात कर लेते हैं, रिलेट करते हैं, डरते नहीं हैं, क्यों, क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप बाकियों में और अपने साथ कि भाई बाकियों को भी ये कर लेना चाहिए ताकि आवाम आके सुकून से बात कर ले, वरना आवाम तो फिर इस मामले में तो आवाम ज़्यादा डरती है। मतलब आप क्या रिफॉर्म ला सकते हैं अपने इस इदारे में, क्या चेंज ला सकते हैं, बाकियों को क्या मैसेज दे सकते हैं कि वो किस तरह आवाम के साथ में बात करें कि उनका ट्रस्ट तो बिल्ड हो। जब आवाम का पुलिस के साथ ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं होगा तो वो कैसे, वो शहर कैसे तरक्की करेगा, वो तो कंप्लेन ही नहीं करेगा। बिल्कुल सही। ना आई जस्ट वेरी अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन। बहुत 2 पॉइंटर आंसर्स हैं। नंबर 1 एटीट्यूड।
आपका एटीट्यूड, यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर पब्लिक सर्वेंट। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप जिस ऑफिस में होते हैं आप उसको ओन नहीं करते हैं। दैट इज नॉट द ऑफिस यू ओन, यू बेसिकली लीसिंग इट एंड यू गेट रीअसाइंड, एंड वो ऑफिस आप खुद इंडिविजुअली रन नहीं करते, वो पब्लिक की ऑफिस है। सही। सो यू हैव टू सर्व करने के लिए हम जब कहते हैं पब्लिक सर्वेंट, आई एम एट योर सर्विस, आई एम नॉट योर बॉस। यहाँ एटीट्यूड, अब मैं कह सकता हूँ, शायद पहले नहीं कहता था ये मैं, यहाँ एटीट्यूड काफ़ी वो है रॉयल, आई एम बेटर देन यू, मैं आपका ऑफिसर हूँ, एरोगेंट सा, ये है एटीट्यूड। ये किसी को पसंद नहीं है, स्पेशली जब आपका काम है मुझे सर्व करना। अगर आप रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, वेटर इज सर्विंग यू और अगर वो आपको एटीट्यूड दे रहा है, यू विल नॉट ईट। ऑब्वियसली ये वही कॉन्सेप्ट हो जाता है, एंड इसको प्रमोट भी आई थिंक पब्लिक ही करती है। अच्छा, पब्लिक आई थिंक ताली दो हाथ से बचती है, पब्लिक ही इतना प्रमोट करती है। नंबर 2, रिजल्ट, एटीट्यूड अपना चेक, एंड जब आप रिजल्ट देते हैं आवाम ट्रस्ट करती है। आपने हाँ कर दी, रिजल्ट नहीं आया। अब काफी चीजों में बेसिक रिजल्ट नहीं आ सकता है, सही, पर अगर आप मॉरली या एथिकली सपोर्ट कर जितना कर सकें, क्यों नहीं ट्रस्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपका एटीट्यूड डाउन टू अर्थ है, आप उनको ऑफिसर की तरीके से नहीं, पर एज अ पब्लिक सर्वेंट उनको आप इज्जत दे रहे हो, रिगार्डलेस उनका रिलीजन, क्रीड, बैकग्राउंड क्या है। सिफारिशी, यहाँ तो काफी लोग पर्ची लाते हैं, फिर आप उनके साथ बैठो, नहीं, मेरे ऑफिस के दरवाजे खुले होते कोई भी हो। अच्छा सर, आपके साथ आपके पास जब कोई पर्ची लेके आता है, ये देखें, ये जो है ना वो फलां जगह से पर्ची आई है, जरा, फिर क्या आपका क्या एटीट्यूड होता है? पर्ची वाला भी फंस जाता है, पर्ची लाने वाला भी, आप तो जरा पहले बैठे हैं। हाँ, 2 लम्हे में वो फंस जाते हैं, क्योंकि जब भी वो आते हैं उसको मैं कहता हूँ कि आपको क्यों लगता है कि आपको पर्ची की जरूरत है मुझसे मिलने के लिए? आपको ये किसने बोला है? दैट्स द बेस्ट, यू डू नॉट नीड अ पर्ची, मैं आपसे हर हाल में मिलूंगा। और काफी टाइम यही होता है कि मुझे पता भी नहीं था पर्ची में कौन है। अच्छा, काफी मुझे नहीं पता था, आई एम सॉरी, आई एम इग्नोरेंट अबाउट काफी कौन ये, तो मुझे पता भी नहीं होता। सो माय थिंग इज, पर्ची की जरूरत नहीं थी, आप खुद, मैं आपसे 100 दफा मिलूंगा, आपको सिफारिश की जरूरत नहीं मुझसे मिलने के लिए। एंड थैंक गॉड मेरी ट्रेनिंग भी ऐसी हुई थी। मेरे पहले डीसी डाउन टू अर्थ, हम्बल। अभी करंट कमिश्नर जो हैं, करंटली जो कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, सर सैयद हसन नकवी, आई हैव टू से नथिंग, आपको जाके उनके ऑफिस में से मिलने, तो मोस्ट डाउन टू अर्थ पर्सन, वो कहीं से फील भी नहीं देता है कि यू नो आई एम द कमिश्नर ऑफ कराची। ना ही मेरे डीसी जो सेंट्रल में भी माशाल्लाह दोबारा आ गए, सरताहा, जो सर वो तो आपके साथ है ना हम्बल, ये बात है ना, लेकिन बाकियों के साथ वो कैसे, ये भी जानेंगे हम। लेकिन यहाँ पर आ गया एक छोटा सा ब्रेक, और जब वापस आएंगे तो फिर मजीद जो है वो इनसाइड स्टोरी जानेंगे। हमारे साथ हाजिम सर मौजूद है, कहीं नहीं जाना आपने, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब, हाँ, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हाजिम इकबार साहब और महराज भाई जो हैं, उनसे कुछ पूछना चाह रहे थे। महराज भाई, पहले आप जल्दी से अपना सवाल कर लीजिए ताकि आपके जो इंक्रोचमेंट वाला मसला है ना वो थोड़ा सॉल्व हो। अच्छा हाजिम साहब, आपको पता है कि इस कराची में जो इंक्रोचमेंट वाला मामला है वो एक पूरा माफिया है जी, ठीक है ना, जिसको मुबैना तौर पर पुलिस भी सपोर्ट करता है, डीएमसी, केएमसी से लेकर ट्रैफिक पुलिस से लेके फिर वो निज़ाम जाके डीसी ऑफिस में भी जाके कहीं ना कहीं ख़त्म होता है। आप मुझे बताएं कि आपने बहुत अच्छे काम किए, हमारी भी सब नज़रों से चीज़ें गुजरती रही हैं। नॉर्थ आज़ाबाद में ख़ास तौर पे आप बड़े स्टार हैं वहाँ के, और लोग बड़ा आपको आज भी याद करते हैं कि जिस दौर में काम हुए। ये बताइए कि ये इंक्रोचमेंट वाले मामलात में हमेशा हमने यही देखा कि दोबारा लग जाती हैं, तो इसमें कोई सियासी प्रेशर्स होते हैं, ये क्या होता है? और कभी आपको किसी सियासी प्रेशर से गुजरने का इत्तेफाक हुआ? क्योंकि देखें, ऐसा तो हो नहीं सकता कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो कभी किसी प्रेशर से ना गुजरा हो। सच सर, ये मेरा शो है, बिल्कुल सच बोलना आपने। ये बेशक मैंने विटनेस किए हैं पॉलिटिकल प्रेशर्स, पर ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि मुझ पे अप्लाई था। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझ पे कभी अप्लाई नहीं हुआ था। अब मुझे नहीं पता क्यों, शायद मुझे सपोर्ट ज़्यादा थी या है, या जहाँ मैं काम करता राज़ी थे, मुझे डायरेक्टली कभी कोई प्रेशर नहीं आया, ना ही इंक्रोचमेंट में, जब एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हो रहे थे, ना ही कोई चीज़ नहीं। तो आप सोचें, ये एक असिस्टेंट कमिश्नर इतना नहीं कर सकता। आप एज एन असिस्टेंट नहीं तो मुझे बदल लेते, मुझे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आई एम जस्ट एन ऑफिसर, मैं इतना पावरफुल कोई नहीं हूँ। तो अगर किसी को मुझसे इशू होता है, प्रेशर होते, बहुत ईजी काम है, हटा देना। मुझे वहाँ भी काम करना है, यहाँ भी काम करना है। तो ये मैंने सुना है, कहीं कहीं नहीं कह सकता हूँ, देखा है, कहानियाँ होती हैं, हर ऑफिसर अपनी दास्तान बताता है, पर मुझ पे ये अप्लाई नहीं करता कि मुझे कहीं से प्रेशर आया सीनियर की तरफ से कि ये नहीं करो, अब बुरा होने दो।
कभी नहीं हुआ मुझसे, जाती में अपनी बात कर रहा हूँ, किसी और से ये मुझे नहीं पता। और आप शख्स लग रहा है यकीन नहीं कर रहे हैं, ये सच है। नहीं देखिए हो सकता है 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना जी, बहुत कुछ अच्छा भी होता है दुनिया में। अच्छा ये दूसरी बात है कि मेरे फोन बंद होते हैं उस वक्त ऑपरेशन वक्त, वो दूसरी बात है। वेरी गुड, वो दूसरी बात है। फिर आपने तो खुद पॉलिसी अपनाई भी है। हाँ, वो दूसरी बात है। प्रेशर के टाइम पे आपने मोबाइल फोन बंद किया हुआ, ये बहुत अच्छा काम है। ये दूसरी बात है, पर बाकियों को भी सर, अपने बाकी लोगों को भी जरा ऐसी टिप्स दे देना कि प्रेशर के टाइम पर क्या करें। जैसे हम बता रहे होते अपने प्लेयर्स को, बता रहे थे भाई जब आप प्रेशर में हो तो आपने क्या करना है। ये तो टिप ऑफ द डे हो गई। मोबाइल बंद होए ना, आपको ऑर्डर्स आए ना, आपने सुना ना। चले जी, वेलकम बैक। और अभी हम जान लेते हैं क्विकली माल का हाल, और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं हमारी डिस्कशन। सो हियर वी गो नाउ। अच्छा जी, ये है माल का हाल। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 175, उसके बाद कैनेडियन डॉलर है 196, उसके बाद यूरो है 292 एंड कुवैती दिनार 906 एंड वी हैव यूके पाउंड 348, फिर उसके बाद सऊदी रियाल 74 पर, फिर स्विस फ्रैंक जो है वो 306 और फिर उसके बाद यूएस डॉलर 280। अच्छा वैसे ये 279 से 280 पे आ गए। चलिए जी, ये हमने आपको माल का हाल बताया। अच्छा जनाब, हाजिम बंगवार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी जो वीडियो है वो हमने आपको दिखाई थी। अच्छा सर, जब आप रेड कारपेट पर जाते हैं या आप फैशन इवेंट्स पर जाते हैं तो डेफिनेटली पहले तो मैं एक बैकलैश वाला सवाल भी वो पूछूंगी, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट सवाल पूछती हूँ कि भाई जब कोई एंटरटेनमेंट शो होता है, रैम्प शो होता है, तो सिंपल वहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, मेल फीमेल, और जो डिज़ाइनर होते हैं उनके हिसाब से ड्रेसेस वेयर कर रहे होते हैं, तैयार कर रहे होते हैं, और बड़े दिनों से ये तैयारी चल रही होती है और 5 दिन पहले से रैम्प वॉक, प्रैक्टिस एंड ऑल सब चल रहा होता है। मगर एक बंदा जाता है रेड कारपेट पे और सारे मॉडल्स जो हैं वो उस तरफ खड़े होते हैं और सारा मीडिया जो है वो उधर आ जाता है। एक तो पहले ये राज बताएं आप कि ये क्या आपने जो है ना वो मॉडल्स को इनसिक्योर किया हुआ है, और फिर दूसरा राज आप ज़रा ये बताएं कि ये फैशन और ये स्टाइलिंग, ये सेंस, ये मतलब आपकी लाइक बचपन से आपको शौक था, हैबिट है, या फिर आप बताना चाहते हैं लोगों को कि भाई मॉडल्स जो हैं वो 15 दिन काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आऊँगा रैम्प पे एक दिन में और 1 घंटा रुकूंगा और सारा रैप करके मैं चला जाऊँगा और सिर्फ मेरी तस्वीरें होंगी और फिर वो इंडिया में भी डिस्कस हो रही होंगी। ये बात सच है, ये मैं एग्री करता हूँ। आई थिंक फैशन सेंस एज अ चाइल्ड, मैं अपनी मॉम के साथ ट्रैवल, माय मॉम वाज एन आर्किटेक्ट, मैं ट्रैवल बहुत करता था, तो काफ़ी चीज़ें जो यहाँ थोड़ी लगती हैं बोल्ड या अवन-गार्ड, वो इंटरनेशनली या मेरे हिसाब से नॉर्मलाइज्ड है मेंटली। तो मैं अपने तरीके से फैशन कर रहा हूँ, पर यहाँ वो शायद लोकली थोड़ा एलिवेट हो जाता है। हमेशा क्रिएटिव पावर मैं रखता हूँ, बेशक डिज़ाइनर्स और मार्केटिंग लोग डिस्कशन होती कि 1-2 दिन पहले, 15 दिन नहीं, 1-2 इतना टाइम नहीं मेरे पास, कि ये या वो लास्ट डिसीजन हमेशा मैं रखता हूँ, बिकॉज पिक करने का, वो मेरा करने का, हाँ, वो इन्फ्लुएंस में मैं नहीं होता हूँ, मेरा ही डिसीजन क्रिएटिव कंट्रोल में रखता हूँ, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग हैं जो आपको पहनाना चाहते हैं ये। अच्छा सर, ऐसे भी बहुत सारे डिज़ाइनर्स होंगे जो कि आपके आने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो कहते हैं ना खेस फेस या फिर बहुत सारी जो है क्रिबिंग हो रही होती है, लेकिन वही डिज़ाइनर फिर आपको मैसेज करके कहते हैं कि आप हमारा ड्रेस वेयर करके आइएगा या नेक्स्ट टाइम आप हमारा ड्रेस वेयर कर लें। अब उनकी गॉसिप तो मैंने नहीं सुनी है, उनकी डिजाइनर्स अगर मेरे पीछे बात करें वो मुझे नहीं पता, पर हाँ ये मैसेजेस आते हैं, हाँ ये आते हैं डिजाइनर्स के, लोकली और इंटरनेशनली वो आते हैं, पर मुझे नहीं पता अगर वो आपस में, क्योंकि जब वो गॉसिप हो रही होती है ना तो उस टाइम पर तो गॉसिप हो रही होती है, लेकिन जब उन्हें पता चल जाता है कि ओके फाइन सब तो ये नहीं देख रहे हैं तो फिर हम ड्रेस भी इनको दे देते हैं। तो जरा बताएं दो कोई है डिजाइनर ऐसा जिसने जो है वो आपको एटीट्यूड दिया हो रेड कारपेट के ऊपर, लेकिन फिर बाद में प्राइवेट मैसेज किया हो कि सर आप मेरा ड्रेस वेयर करेंगे? नहीं, किसी डिजाइनर ने एटीट्यूड नहीं दिया। कुछ सेलिब्रिटी, कुछ नहीं, 1-2 शायद, हाँ 1-2 होंगी जो मुझे नहीं पता वो सेलिब्रिटीज हैं भी, मुझे नहीं पता था, एंड वो थोड़ा एटीट्यूड दे रहे थे आई थिंक ऑन वन ऑफ द इवेंट्स, एंड बट आर्वनी आपको पता है मैं कौन, मुझे तो पता भी नहीं आप कौन हैं, व्हाट एटीट्यूड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सही। तो अगर आप, और स्पेशली अगर आप रेड कारपेट पे हैं, मेन एम तो यही होता है ना कि स्टील द शो, स्टील द शो। सही। तो फीमेल्स आपसे क्यों इनसिक्योर होती है? अभी जब मैं ब्रेक में आपसे पूछ रही थी तो आपने कहा, तो मैं तो ऑन एयर बताऊंगा कि भाई फीमेल मॉडल्स मुझसे क्यों इनसिक्योर होती है? वो एक्ट्रेस सेलिब्रिटी फीमेल ही थी। अच्छा फीमेल ही थी, फीमेल ही थी, एंड बट आई डोंट नो शी वाज, मुझे लगा कोई रिपोर्टर, एनीबॉडी ऑडियंस, मैं कोई फर्क नहीं करता हूँ, आप सेलिब्रिटी हो, आप रिपोर्टर हो, आप वेट्रेस हो, फॉर मी नहीं। तो फिर बहुत सारे लोग रेड कारपेट पे ये भी बात कर रहे होते हैं, इन जनरल ये भी बात कर रहे होते हैं ना, भाई देखिए इनकी जो पोस्ट है ये तो मतलब पब्लिक सर्विस पोस्ट के ऊपर है, ये कैसे इस इवेंट पर इस तरह रेडी होकर आ जाते हैं, उन्हें तो इस तरह से नहीं आना चाहिए। ये बैकलैश आप कैसे फेस कर रहे होते? फिर मैं बिल्कुल फेस नहीं करता, नहीं करते इन अ सेंस, आई डोंट,
कोई कभी जवाब नहीं देते कुछ? आई डोंट पे अटेंशन टू इट, नो, बिकॉज अगर इसकी कोई बैकबोन होती, इसमें कोई वजन होता बात में, मैं पहला हूँ जो अपने आप को टोकना शुरू करता हूँ कि नहीं मुझसे गलती हुई, आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होना चाहिए था। रेड कारपेट पे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है मुझसे? अगर मुझे इनवाइट किया गया है, नहीं जाऊं तो रूड है, इसको नखरे हैं, जब जाता तो क्या पहन के जाता, ये कौन डिसाइड करके देगा मुझे? इसके लिए कोई लॉ है? ऐसी बातें तो ठीक है, डॉक्टर्स को भी आप बोलें गाउन्स पहन के जाए, कोई ऑफिसर अगर पुलिस ऑफिसर अटेंड करता है उसको भी बोलें कि वो यहाँ अपनी वर्दी पहन के जाए, मुझ पर अप्लाई होता है। ओके, बाकियों पे नहीं है। तो कल ये भी मुझे बना के दे दे कोई कि अपनी शादी में मुझे क्या पहनना है, यहाँ इंटरव्यू में क्या पहनूं। सही, देयर इज नो लॉ बिहाइंड इट। एज ए ऑफिसर अपनी जगह पे, हाँ ये इश्यू होए तब अगर मैं अपने ऑफिस में, अगर मैं मीटिंग्स में, सीनियर्स में, कहीं भी वो बात बनती है, वो डिसरिस्पेक्ट है या वो सिचुएशन ऐसी नहीं है। रेड कारपेट पे जहाँ फैशन इतना चल रहा है, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है मुझसे? सही कह रहे हैं, बात बिल्कुल बनती ठीक नहीं कह है। रहे हैं। हाँ, तो ये इस लॉजिक जब ऐसी चल रही होती है तो आई विल नॉट रिस्पॉन्ड टू इट। आई मीन अच्छा, सही। और अगर इतना ही लेट्स से इतना ही हाइप पे बुरा था तो why promote it so much? यस यस, यही बात है ना कि देखिए जो टैलेंट या जो पर्सनैलिटी या जो फैशन राइज कर रहा होता है ना, लोग उसके बारे में गॉसिप भी करते हैं, मगर चाहते हैं कि फिर वो उनके कपड़े भी वेयर करें या फिर उनको जो है वो प्रमोट भी कर रहे होते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और जो है वो छोटी सी मैं आपसे मैसेज लेना चाहूँगी, क्या मैसेज देना चाहेंगे ओवरऑल आप सबको कि भाई आप लोग ये करें? मतलब जाहिर सी बात है आपकी बात लोग सुनते भी हैं, आपके फैंस भी हैं, तो आप बताएं आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वन मैसेज फॉर एवरीवन? वन मैसेज, दो मैसेज हो सकते हैं। हाँ, दो मैसेजेस। नंबर वन, अपने आप में इन्वेस्ट करें। अच्छा, अपने आप में इन्वेस्ट करें। या हम अपने इतना टाइम दूसरों को देते हैं और हम रियलाइज़ नहीं करते, दोस्तों को, फ्रेंड्स को, बाकी इंटरटेनमेंट्स को अपने आप में इन्वेस्ट नहीं करते हैं हम। एंड आई मीन अपने आप में इन्वेस्ट करना, दैट मीन्स पढ़ाई करना या एनीथिंग जो आपको एक्सेल करती है, कोई हैबिट होए जो आपको आगे बढ़ा सके, साइड पार्ट टाइम जॉब्स हों, मे बी इन आर्टिस्टिक स्किल, अपने आप में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप अपने आप को हेल्प कर सकते हो। जहाँ काफ़ी लोग अपने हाथ निकाल देंगे, आप अपने साथ होगे। अपने आप पे इन्वेस्ट करना, और जब आप अपने आप इन्वेस्ट करते हो आप भी राज़ी होते हो, ऊपर वाला भी आपसे राज़ी होता है। नंबर टू, ऑलवेज बी हम्बल, ऑलवेज बी हम्बल, डाउन टू अर्थ। सही, फ़र्क नहीं करना चाहिए बड़ा छोटा ये वो, और जितना जल्दी इंसान सीख ले, हाँ, ये बेस्ट होता है। और थोड़ी सी एक छोटी सी टिप दे दें, शहर को कैसे साफ रखें? मतलब हमारे लोगों को प्लीज़ कोई तरीका बता दें, कोई कुछ बता दें, कुछ बता दें कि भाई ये शहर साफ रख लें अपना। ये मैं पब्लिक को बोल रहा हूँ? हाँ, पब्लिक। अच्छा, पब्लिक को, फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक को प्लास्टिक कंट्रोल करें टू बिगिन विद। सही, ये उन्हीं के हाथ में, जब दुकान जाते हो क्या लेते हो क्या नहीं लेते हो, ये आपके हाथ में। सही, कहाँ फेंकते हो वो आपके हाथ में। इदारों में जाएं, अपने डीसीज ऑफिस जाएं। आई एम टेलिंग यू, आई एश्योर यू, अगर आपको एसी से कनेक्ट नहीं हो रहा, अपने डीसीज के पास जाए, वो आपकी सुनेंगे। अभी मार्शल से करंटली जो हमारे डीसीज हैं वो आपकी सुन रहे हैं। इसको टाइम को यूटिलाइज करें आप। अगर वो भी नहीं हो रहा आपसे, आप आ जाएं कमिश्नर ऑफिस। सही, वहाँ मैं भी हूँ, सारा स्टाफ भी है। हम आपको असिस्ट ना करें तो आप बोलिए। चलें जी। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन। आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपसे कोई मिलने आया है और आपको पता चलता है, आप ज़ाहिर यही सोचेंगे ना कि इसको कोई काम होगा वो मुझसे मिलने आया, लेकिन वो निकलता है आपका फ़ैन। फिर आपकी क्या सिचुएशन होती है कि नहीं सर मुझे तो कोई काम नहीं था, मैं तो आपका फ़ैन हूँ? कभी ऐसा हुआ है? बहुत दफ़ा ही हुआ है। ये बहुत दफ़ा हुआ है। मुझे सिर्फ तस्वीर खिंचवानी थी, मैं तो फ़ैन। बहुत दफ़ा हुआ है। बहुत दफ़ा हुआ है। ठीक है, तो फिर आप दोनों में कोई फ़र्क तो नहीं करते फ़ैन के साथ और जो कंप्लेनेंट आता है किसी के भी साथ? नहीं, मैं फ़र्क नहीं करता हूँ। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। आज़म बिनबार साहब हमारे साथ मौजूद थे, एंड आई होप कि आप लोगों के जितने सारे सवालात थे जो आप लोगों के जहनों में थे, वो सारे ही जो है वो मैंने पूछ लिए। ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई हमारे साथ, मेराज भाई हमारे साथ, आप दोनों का भी बेहद शुक्रिया। तो शो में वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद एक और ज़बरदस्त टॉपिक डिस्कस करेंगे। कहीं नहीं जाना, अपने स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब इस वक्त हमारे साथ हमारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है और टॉपिक तो बड़ा अच्छा टॉपिक है, और टॉपिक यही है कि जी हर फैमिली में जो है वो एक दामाद साहब होते हैं।
जिनकी मानते रहो लेकिन फिर भी उनका मूड किसी न किसी बात पर ख़राब हो जाता है, और ऐसा क्यों होता है और इसके लिए क्या करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया मिसेज़ अली ने। और हमारे साथ मोहसिन रिजवी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1000 से ज़ायद जो है कमर्शियल्स बनाए, सुपरहिट ड्रामा जो है वो इन्होंने लोगों को दिए। डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक? थैंक यू। आप कैसी हैं मिसेज़ अली? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज जो है ना वो वैसे तो आपने कई ड्रामास बनाए हैं और उसमें भी आपने ऐसी दामाद वाली सिचुएशन जो है वो ऐड ऑन की होगी, तो आपको वैसे भी रियल लाइफ और रियल लाइफ का भी पता ही होगा कि किस तरह से जो है वो दामाद हजरात जो है वो नखरे करते हैं या बातें करते हैं। ये क्या मतलब सर, क्या मसला है ये दामादों का कि ये नाराज हो जाते हैं हर शादी में, या सारे एक जैसे नहीं होते लेकिन ये कुछ मखसूस लोगों की बात हो रही है? नहीं, ये एक बनाया इतना प्रोटोकॉल नहीं, मिथ है। देखिए, फॉर्चुनेटली जो मैं कहूँगा, बिस्मिल्लाह, फॉर्चुनेटली मैं कहूँगा, जो मेरी 2 बहनें, मेरे 2 बहनोई हैं, हाई ऑफिशियल्स हैं, बहुत हैवी पोजीशंस हैं उनकी, मगर वो इतने डाउन टू अर्थ हैं। मैं बड़े बहनोई को, जो मेरे ग्रुप कैप्टन मसूद रिजवी, उनको मैं अपने बाप की जगह समझता हूँ। वो इतने ज़्यादा हमारे साथ हम्बल हैं, हमारे साथ इतने कोऑपरेटिव हैं, इतना ज़्यादा हमारे साथ मेरे वालिद की, मेरी वालदा की कदर, मेरी बहन की कदर करने वाले। तो मैं तो समझता हूँ कि ये एक मिथ बनाई हुई है लोगों ने कि जी बहनोई, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो। दोनों बहनोई मेरे छोटे बहनोई, ही इज PhD प्रोफेसर, डॉक्टर प्रोफेसर, तो हाँ, बहुत अच्छे इसी तरह। नहीं सर, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि PhD भी हैं, डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, बड़े अच्छे फैमिली टर्म्स भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समहाउ आपको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल जो है वो कहीं ना कहीं नजर तो आता होगा, कहीं ना ये कहीं। तो आपके अपने अंदर होता है। आपकी एक फैमिली वैल्यूज होती हैं कि आप किसको, जैसे आप अपने भाई को समझते हैं, इसी तरह बहनोई को समझते हैं। ये तो आपका स्टाइल होना चाहिए। आप कैसा समझ, ये तो एक प्रोटोकॉल। अपने फादर को भी तो आप इज्जत देते हैं। जब मैंने कहा कि मेरे बड़े बहनोई मेरे फादर की तरह है बिल्कुल, तो मैं जितनी इज्जत अपने फादर को देता हूँ, या जितनी मेरी फैमिली मेरे फादर को इज्जत देती है, वही मेरे बड़े भाई को। इसमें कोई ये नहीं है कि उन्होंने मेरी बहन से शादी कर लिया तो मैं उनका खामखा ख्याल रखूं कि जी देखिए नाराज ना हो जाए, ऐसा नहीं है। वो तो ऑलरेडी एक आपको इज्जत तो देनी है, अपने बड़े को तो इज्जत, वो मेरे बड़े हैं, जाहिर मैं उनको इज्जत दूंगा, या हमारी पूरी फैमिली इज्जत देगी उनको। तो ये अच्छा, कुछ पता है क्या ये होता है, ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी की थोड़ी सी एक डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें आप खामखा दुनिया भर में अपने आप को वो मनाने लगते हैं, मेरी इज्जत करो, मैं आया हूँ। ये अच्छा, ये जिस तरह से बिल्कुल सर की बात को आगे बढ़ाऊंगी। मिसेज अली, आप बड़ा मुस्कुरा भी रही हैं और आपको पता भी है कि किस तरह के जो हैं वो दामाद कुछ मार्केट में भी होते हैं। ऐसे भी दामाद होते हैं भाई, जो भाई की शादी हो रही है ना, और तो बारात में अगर प्रोटोकॉल नहीं मिला, ये कुछ सर्टन दामादों की बात हो रही है, और उन्होंने देख लिया कि भाई हमारे सालों ने या सास ने या दीगर लोगों ने जो है उस तरह से प्रोटोकॉल नहीं दिया, तो भाई बहन को वलीमे में जाना वो मुश्किल कर देते हैं कि भाई तुम्हारे फला भाई ने जो है वो मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया और मुझसे बात नहीं की और ये नहीं किया, इस तरीके से। ये जरा बताएं। हाँ। सब मेजॉरिटी की बात करते हैं और मेजॉरिटी यही बताती है हमें कि लोगों को जो है ना वो उनका ये होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बिल्ड होता है जब सामने वाले को इंट्रोड्यूस उसको अच्छे वे में करवाया जाता है। तो जो दामाद का एक प्रोस्पेक्टिव है हमारी नज़र में, हमारी वालदा हमें स्पेसिफिकली ट्रीट करना बताती हैं कि आपने दामाद को इस तरह से पूछना है। सही। तो भाइयों से ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है? दामादों की होती है। हाँ। और ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अगर शादी में कोई ऊंच नीच हो जाए तो फिर वलीमे में स्पेशली उस तकरीब को छोड़ के लोगों को मनाने जाना पड़ता है। सारी दुनिया फोटो सेशन करवा रही है, लेकिन जो दामाद साहब हैं वो कोने में और बहन वहाँ पर है, फिर वो जो है वो सास भी उनकी जा रही है, सारे जा रहे हैं उनको मनाने के लिए। एक अलग प्रोटोकॉल होता है कि भाई अगर उन्होंने शादी में कोई ऊपर नीचे उनके साथ हो गया है तो आप वलीमे में पता नहीं बहन आएगी क्या नहीं आएगी, तो तकरीब को छोड़ के फिर दामाद को मनाने जाना है कि भाई हमसे गलती हो गई, और फिर वलीमे में उनको इतना प्रोटोकॉल देना है कि जो उनका शादी का बच्चा कुछ था वो भी उनको वलीमे में पूरा करना है ताकि वो खुश अखलाकी से जाएं और फिर बहन जो है वो अच्छे से घर में रहे। अच्छा, मैं कहती हूँ बैलेंस रखना चाहिए भाई। ये भी नहीं है कि आप दामादों को पूछे नहीं, और ये भी नहीं है कि आप जो है वो बस उन्हीं को पूरी शादी में जो है वो सिर्फ दामाद ही को बुलाए जा रहे हैं कि भाई आप दोबारा आ जाएं आप और तस्वीरें खिंचवा लें। अच्छा, दामाद और फिर उनकी जो फैमिली है
उनको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल, इतना प्रोटोकॉल जिसकी शादी हो रही है ना लड़की, उसके ससुराल वालों को नहीं मिलता, जितना जो वो बड़ी बहन या छोटी बहन के दामाद को देना पड़ जाता है, उसके ससुराल को देना पड़ जाता है। जब आप फर्स्ट मैरिज होती है ना, तो जाहिर सी बात है जिसके तकरीब है वो तो आगे आगे होगा, लेकिन जब उनकी सेकंड को देखिए, हम लोग इतना मिलते नहीं है, हम लोग कहाँ मिलते हैं, तकरीबों में मिलते हैं। अब जब पहली तकरीब में उनकी तकरीब इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है, और जब हम दूसरी में एज ए गेस्ट जा रहे हैं और हमें प्रोटोकॉल नहीं मिला, तो बंदे को वैसे भी फील होता है। तो जब वो फीलिंग आती कि यार हम तो एक इवेंट में ऐसे सामने आगे आ गए थे और अब हम बिल्कुल पीछे बैठे हैं, ठीक है ना, तो उनको थोड़ा सा ना ऐसा फील होता है, एम्बैरेस फील होता है। तो उस सूरत में अगर उनको अटेंशन नहीं मिले, तो फिर उनका माइंड भी डाइवर्ट, यार ये के बाद हमारे साथ ऐसा ट्रीट हो रहा है, तो उनको तो आओ भगत देनी पड़ेगी, एक मेहमान के तौर पे भी देनी पड़ेगी। और फिर जाहिर सी बात है हमारी बहन का ताल्लुक है वहां से, अगर हमने नहीं करा तो बाद में पीछे से बहन के ऊपर निकलेगा। ये बड़ा मसला होता है सर। ये सिचुएशन चले आपकी फैमिली में नहीं होगी, लेकिन आपने कहीं देखी है सिचुएशन? हाँ, ऐसे देखिए, मगर ये क्या होता है, बैकवर्ड फैमिलीज जो होती हैं या जिन लोगों की डेवलपमेंट अच्छी नहीं होती लड़कों की, सर, वो बैकवर्ड फैमिलीज नहीं, एटीट्यूड में तो क्या पढ़े लिखे और क्या लोग जब एटीट्यूड दिखाने पे आ जाते हैं ना दामाद हज़रात, तो फिर वो सब एक तरफ हो जाता है। पर्सनैलिटी के ऊपर होता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका ब्रॉटअप कैसा हुआ है, आप दुनिया में लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं। सही। जब आप अपने दोस्तों को जिस तरह ट्रीट करते हैं, अपने क्लास वालों को उसी तरह आप ससुराल को ट्रीट करते हैं। फिर ये तो आपका इसमें ससुराल की या अच्छाई या बुराई मुझे लगता है सर आप बहुत डरते हैं अपने ससुराल वालों से। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी ससुराल है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे, मेरे ख्याल है मेरे तो 7 साले हैं, और सारे एक हम लोग बिल्कुल एक दोस्तों की तरह रहते हैं, फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, ऐसा कोई नहीं होता। और हम नहीं सर, आपकी नहीं, इन जनरल हम लोग देखिए, मैं ये बात कर रहा हूँ ना, तो ये इंसान अपनी, मैं कहता हूँ, शख्सियत की खामियों पे नजर डाले। ये ससुराल या दोस्त या क्लास अहबाब की बात नहीं होती, ये इंसान की अपनी होती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, तो उससे क्या होता है, उस शख्सियत का पता लगा। अगर कि जी वो शादी में नाराज चल रहा है, वो चल रहा है, तो उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता ससुराल की, उसकी शख्सियत पता लग जाती है कि यार ये बेचारा ऐसी तरह ऐसा कमतरी का शिकार है। जो अपने आप को बर्तरी करवाने की कोशिश करे आपसे कि जी मुझे यूं रखो और मैं, भाई बात तो ये कि लोग आपको आगे से आगे रखें। यार ये हमारे पर्सनैलिटी, मैंने छूटते ही बात की कि मेरे बड़े बहनोई, मैं उनको अपने बाप की जगह समझता हूँ। वो इतनी ही सच नाइस पर्सनैलिटी, इतने बड़े ओहदे के ऊपर होने के बावजूद, और वो हमारे साथ हम्बल हैं। मेरे कज़न हैं, मुझे उन्होंने पढ़ाया है बचपन से, तो हम तो ये इज्जत तो इंसान खुद बनाता है। इंसान की इज्जत इसलिए नहीं होती कि मेरी इज्जत करो, इज्जत तो ये होती है जो आपको दी जाती है। दुनिया भर में का यही कायदा है, दुनिया भर में कहीं भी आप आएंगे, अगर मैं यहाँ के आपके स्टूडियो में आके नखरे करना शुरू कर देता बाहर से कि जी मुझे इज्जत दो, और मेरी गाड़ी तक कोई लेने क्यों नहीं आया मुझे, और मुझे यहाँ क्यों नहीं बिठाया, आपके पास ऐसे बहुत से लोग आते होंगे, ठीक है, मैं एक बात कह रहा हूँ। तो मगर नहीं, मुझे ये अच्छा लगा कि आप लोग मुझसे अच्छी तरह मिले, मुझे ये अच्छा लगा, तो मैं भी आपसे अच्छी तरह मिलूंगा। मैं क्यों अपने आप के अंदर एक टेंट्रम पैदा करूं खामखा के एक तरह। मसला सारा यही है ना कि अपनी सेल्फ ग्रूमिंग हमें खुद करनी है। मतलब अब अगर आप कहीं किसी के दामाद हैं तो भाई उनके बेटे बन के रहिए। अगर आपकी सास आपको पूछना भूल गई हैं तो नो इशू, अपने बच्चों को भी तो वो पूछना आपकी भूल मदर गई का होगी भी तो यही होता है ना, आप वालदा। मगर आपने क्या करना होता है, लोगों ने क्या करना होता है, अपनी बहन को टीज करना होता है। भाई तुम्हारी बहन ने तो मुझे सलाम नहीं किया, तुम्हारी फला कजन ने तो मुझे, अब भाई फला कजन जो है उसमें बहन का क्या कसूर, फला कजन पता नहीं अपने बाकियों को सलाम करती है कि नहीं करती है, तो अब आप उसके पीछे पड़ जाएं। अब उसकी रिश्तेदारों की जिम्मेदारी आपकी जो वाइफ है उसकी नहीं है, ऑब्वियसली अपने घर वालों को ही कह सकती है कि भाई आपने रिस्पेक्ट देनी है। इसके ऊपर वापस आकर ब्रेक के बाद जो है वो डिस्कशन करेंगे। अभी यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हम जा रहे ब्रेक पे और वापस आ रहे। वेलकम बैक। तो जनाब दामादों के हवाले से बात हो रही थी और जब ब्रेक पर मैं जा रही थी तो मैं यही बात कर रही थी कि भाई दामादों को भी प्रोटोकॉल चाहिए और फिर उनकी फैमिली को भी प्रोटोकॉल चाहिए। और अभी मेरे जो प्रोड्यूसर हैं वो यही बता रहे थे ब्रेक के लिंक में, मिसेस अली, कि उनकी जो है ना फैमिली में भी इस तरह के कुछ इंसिडेंट हुए थे, बट समहाउ ऐसी चीज़ें जो है वो होती रहती हैं और इन चीज़ों को हैंडल मतलब मुस्तकिल तौर पे करना पड़ता है। लेकिन इन दामादों को क्या टिप दी जाए कि भाई ये आप ही के ससुराल वाले हैं और आप ही की ये जो है वो साले हैं, सालियाँ हैं, तो कम से कम आप ये तो सोचे ना कि अगर आप एक दफ़ा मुंह बनाएंगे तो अगली दफ़ा फिर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे।
नहीं, ऐसा होता है अगर एक बार मुंह बनाएंगे तो फिर बाद में ख्याल रखेंगे। हाँ, ये बात है। सही। टिप तो यही है कि इतना ज़्यादा बंदे को नहीं गिरना चाहिए। अपनी रिस्पेक्ट इंसान खुद बनाता है और खुद गिराता है, तो इतना ज़्यादा नहीं करें। अपने किरदार से लोगों की नज़रों में अपनी इज्जत कायम करें ताकि लोग आपकी खुद ही इज्जत करें, और अपने ससुराल को अपने घर की तरह ट्रीट करें, क्योंकि हम ख़वातीन को ये कहते हैं कि अब तुम्हारा मायका नहीं है, अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है। तो जिस तरह से हम लड़कियों को ट्रीट करते हैं, अगर हम उसी तरीके से अपने दामादों को भी ये चीज़ बताएं कि अब ये तुम्हारा ससुराल नहीं है, ये भी तुम्हारा घर है, तो मेरा ये ख्याल है कि हमें जो सोसाइटी में ये प्रॉब्लम आ रही है उसका बहुत जल्दी और बेहतर हल निकल सकता है। बेहतर हल निकल सकता है। सर, आप भी हमारे साथ बैठे हुए, हमें ये बताएं कि आपका कभी कोई पर्सनल, कोई दोस्तों में कभी कोई कहीं कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ हो कि आपने खुद किसी को टिप दी हो कि नहीं भी तुम्हारे ससुराल वाले बड़े अच्छे हैं, ऐसे तो नहीं करो, मतलब? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जितने ससुराल वाले मिले वो बहुत अच्छे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने 2 दामाद हैं, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं बल्कि डरा करता था एक ज़माने में जब मेरी बच्चियों की शादी नहीं हुई थी कि अब मुझे कोई ऐसे दामाद ना मिल जाए जिनके नखरे हो खामखा में। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। दोनों बच्चे मेरे साथ, मतलब बचपन से उन दोनों बच्चों को जानता हूँ मैं, तलहा को और ज़ुहैब को, और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से उनको मैंने देखा है। आप उनको प्रोटोकॉल देते हैं, प्रॉपर प्रोटोकॉल? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, बात ये है ना कि मेरे घर तो कोई दोस्त भी आता है या मेरे घर में कोई रिश्ता, मैं तो प्रोटोकॉल, हमारे घर तो मुझे इज्जत देना तो वो तो मेरा एक फर्ज इसलिए बनता है कि इंसानी रिश्ते के नाते मेरे दामाद के साथ मेरे दोस्त भी तो है ना, मैं उनको इतनी मोहब्बत दूंगा, इज्जत दूंगा ना। वो मुझसे कोई ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड करेंगे कि हमें ये कहा जाए, किया जाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ना मैं कोई ऐसा करूंगा कि यार मैं इग्नोर करूं उनको। मैं मेरी कोशिश होती है जिस वक्त भी वो आए मैं प्रॉपर उनको तवज्जो दे सकूं, मैं प्रॉपर उनके साथ बैठ सकूं, प्रॉपर हम लोग खाना खाएं बैठ के, प्रॉपर बच्चों के साथ खेलें। तो नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के कोई वो मुझसे गलत डिमांड कर रहे हैं या मैं कोई। कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, जब दोबारा कॉल कनेक्ट होगी तो फिर बात करेंगे। अच्छा, जिस तरह से सर बता रहे कि भाई दामाद की तरफ से भी बैलेंस है और इनकी तरफ से भी बैलेंस है, मगर मिसेस अली अगर ज़िंदगी इस बैलेंस पे चले तो क्या बात हो, फिर तो मेरे ख्याल में कोई मसला ही नहीं हो। अब आप क्योंकि मैच मेकिंग भी करती और डेफिनेटली आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग आते होंगे जिनके बहुत सारे बहन भाई भी होते होंगे, और फिर मैच मेकिंग के बाद भी लोग रब्ता रखते हैं ना कि भाई आपने या तो अच्छा करवा दिया तो शुक्रिया के लिए, और अगर कुछ वो हो गया ऊपर नीचे तो फिर शिकायत के लिए, तो फिर डेफिनेटली लोग कहते होंगे देखें जी आपने मिसेस अली ऐसा करवा दिया। तो कभी ये वाला मसला निकला कि जी वो बाकी सब ठीक है लेकिन ससुराल वाले हमारे जो है ना बेटे की इज्जत नहीं कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इनकी स्टोरी तो बहुत अच्छी है, यूनिक है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक सबों की माशाल्लाह से जो है ना सब जगह जिंदगी आसान हो जाए। हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो अच्छा ही होता है, लेकिन जब हम डिवोर्स केसेस की बात करते हैं ना, जो डिवोर्स केसेस हमारे पास आते हैं फॉर द सेकंड अप्रोच, उनका ज़्यादातर ये शिकायत होती है कि या तो लड़की का ये इशू था कि भाई उसको पूछा नहीं जा रहा है उसके ससुराल में, और अगर हम लड़के की बात करें तो उसका ये इशू था कि भाई अगर एक ससुराल में दावत होके ख़त्म हो गई तो फिर बाद में बीवी को एम्फसाइज करना कि भाई मुझे इस तरह से ट्रीट किया गया। तो लोगों की ट्रीटमेंट की बेस के ऊपर अपनी बीवी को उसी दर्जे के ऊपर आके उस लेवल के ऊपर आके सेम ट्रीट करना, दिस वाज द रीज़न। तो लोगों के अंदर ये बहुत प्रॉब्लम है कि वो जो सबके साथ हो रहा होता है ना, उनके साथ जो सब लोग कर रहे होते हैं वो सारा गुस्सा अपनी बीवी के ऊपर निकालते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि दामादों को अच्छा ट्रीट करें, दामादों को अच्छा ट्रीट करें। चलिए हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक आया, आप बताएं कैसे हैं? आप दोनों मेहमानों को सलाम हो, लेकिन बातचीत का इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं कहता हूँ दामाद जरूर होना चाहिए लेकिन दामादगिरी नहीं करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, दादागिरी होती है ना, इस तरह दामादगिरी भी होती है। क्योंकि मुझे खुद 27 साल हो गए दामाद बने हुए, लेकिन मैंने एक चीज सीखी है सबा, और मैं सबको ही समझाता हूँ कि अगर आप अपने घर वालों की रेस्पेक्ट करवाना चाहते हो ना, तो अपनी बीवी के घर वालों की रेस्पेक्ट उसी तरह कीजिए, तो फिर वो बात बनती है। अब दामाद जो है ना वो आके बादशाह बन के बैठ जाता है घरों में, ठीक है ना, वो बादशाह छोड़नी पड़ेगी। तो लेकिन जब रिलेशनशिप डेवलप होता है तो ये मोहब्बतों के रिश्ते होते हैं। हमने हमारे इंडो पाकिस्तान का कल्चर कुछ ऐसा है कि हमने इसको इंडिया पाकिस्तान रिलेशन बना दिया, दैट इज वेरी रॉन्ग।
क्योंकि हमारे बचपनों में हमारी जहनों में ये बना होता है ना कि माएँ बहनें ये समझाती हैं, देखो घर ससुराल में जाके फ्री ना होना, ससुराल में जाके ये ना करना, और इस तरह बैठना, पकड़ के बैठना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमें अब इसको आहिस्ता आहिस्ता खत्म भी हो रहा, खत्म करना चाहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये कि जो लड़की की माँ है ना वो चाहती है कि दामाद तो मेरा बेटा बन के रहे, लेकिन उनका बेटा किसी का बेटा ना बने। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात की आपने। क्या बात की ये चीज है ना गलत है। मैं खुद भी जाहिर है मेरे बहनें ये तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरे बिल्कुल भाई, हम उनके क्योंकि उन्होंने इस तरह हमसे रखा कि हम उन्हें अपने बड़े भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं। हाँ। और मैं अपने जब मैं ससुराल जाता हूँ तो मैंने कभी भी ये नहीं किया, उनके जैसे घर के फन बन के रहते हैं ना उसी तरह दुख दर्द में शामिल होते हैं। लेकिन जब आपकी मोहब्बत है ना आपके अक्लपन से, डिक्टेटरशिप से कभी नहीं आती। ये मोहब्बत तो इससे मोहब्बत से निभाइए। थैंक यू। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया याया। और याया ने बड़ी अच्छी बात की है कि ना भाई वो जो दामाद होते हैं वो तो चाहते हैं कि दामाद हमारे बेटे बन के रहे, लेकिन अपना बेटा किसी और का ना बेटा बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जरा इस पे एक्सपीरियंस लग रहे हैं। इन्होंने कहा इनकी शादी को 27 साल हो गए, तो इन्होंने एक अच्छा सबक अपनी जिंदगी से सीखा है और इन्होंने आगे भी अपना मैसेज स्प्रेड करने की कोशिश करी है। और ऐसे ही होना चाहिए कि आपको डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। जो आप आगे से एक्सपेक्ट करें आपको आगे भी वही तरबियत देनी है ताकि वो हमारे माशरे का हिस्सा बने, माशरे का हिस्सा बने। अच्छा सर, आप क्या थोड़ा सा मैसेज देना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जो इस तरह के अकड़ू टाइप के लोग होते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ये देखिए, अकड़ने से कहीं याद रखिए कि आपकी कोई इज्जत बहुत बढ़ नहीं जाती कि आप अकड़ के रहें तो आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। आपकी इज्जत घट जाती है। ना सिर्फ आपकी ससुराल की नज़र में घट जाती है, आपके वो देखने वाले जो आपको देख रहे हैं, अगर आप किसी महफिल में ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं और वहाँ उनको ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं बीवी को मेरी इज्जत नहीं हो रही, तो ये तो आपकी अपनी बेइज्जती हो रही है इसमें तो। कि लोग समझ रहे हैं कि यार इनकी इज्जत नहीं होती है। अपने आप को ऐसा बनाएं कि आपकी इज्जत खुद की जाए। ये दुनिया भर का भी उसूल है, माशरे का भी उसूल है, ये फैमिलीज का भी उसूल है कि आप अपनी इज्जत को कभी ये मत होने दें कि मेरी इज्जत करो। याद रखें, जिस वक्त आपके मुंह पर ये आ गया ना कि मेरी इज्जत करो, या आपके फेस पर ये चीज़ आ गई कि एक्सप्रेशन आ गए कि मेरे, तो फिर समझ लें कि वो दूसरों को अंदाजा हो जाएगा कि इसकी इज्जत नहीं है दुनिया में। तो अपने आप को ऐसा बनाएं, अपनी पर्सनैलिटी के साथ ऐसा बनाएं कि लोग आपकी इज्जत करें। सही। अच्छा मिसेज अली, ये जिस तरह से अभी मैसेज दिया, मैसेजेस तो लोगों को इस तरह से हम लोग देते हैं और कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि भाई अपनी ग्रूमिंग कर लें, अपने आप में बेहतरी लेकर आ जाएं, लेकिन मजाल है अमल कम होता है। हिदायत तो बहुत है लेकिन अमल कम है। तो ये अमल अगर बढ़ जाए ना तो वही वाली बात है, जिंदगी सुकून में आ जाए। अगर सारे ही मसले खत्म हो जाए, जिंदगी इतनी खूबसूरत है तो बस फिर तो सारी जिंदगी जो है ना आपका शो आया था जिंदगी गुलजार है, तो जिंदगी वाकई गुलजार तो है लेकिन उसके अंदर इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है वो जिंदगी गुलजार से बेजार लगने लग जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मिसेस अली। और जिस तरह से मिसेस अली बात करी है, मोहसिन साहब बता रहे हैं, भाई हमारे यहाँ ना ये एक कल्चर टाइप का बन चुका है ना कि भाई अच्छा अगर कोई दामाद अच्छा है, यानी कि कोई दामाद उसी तरह का है जैसे मोहसिन साहब हैं या फिर और दीगर लोग होते हैं, तो उसको ओवर प्रोटोकॉल दे के बिगाड़ देंगे। तो ये तो फिर वो ना इतना ओवर प्रोटोकॉल देंगे, इतना एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल उसको दिया जाएगा कि फिर वो अगले दिन मतलब अगले इवेंट में वो वही एक्सपेक्ट करेगा। भाई एक दिन दे दिया उन्होंने, अब वो रेगुलर ये चीजें देखिए, ये चीजें एक दिन की, ये जैसे ही छोटा बच्चा होता है ना, अगर आप उस बच्चे को शुरू ऐसा स्टार्ट कर दें, हर लाड पूरे करें, हर नखरा पूरा करें, हर चीज वक्त पे दे दें, जो वो मांग रहा है आप उसको दे दें, तो बच्चा अपने आप को समझने लगेगा यही कि ये तो मेरा राइट है कि जी मैं जब जो चीज मांगूंगा। ऐसा नहीं करें, उसको एक नॉर्मल इंसान की तरह रहने देना। बच्चे को भी दामाद नॉर्मल इंसान की तरह, जैसे दुनिया भर में लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, आप उनके साथ ट्रीट करें। अच्छा हाँ देखिए, बुरा ट्रीट कभी किसी को भी ना करें, याद रखें। ये बात दामाद के लिए नहीं है, ये बात दुनिया भर के इंसानों के लिए। बुरा ट्रीट ना करें कभी किसी को कि उससे अपनी डिसग्रेस महसूस करे वो अपनी, या अपने आप को वो कमतर करें। या अगर आप 3-4 दामाद हैं तो आपकी एक सुपीरियरिटी और वो की जाए कि नहीं वो अच्छा है बहुत, या उसका तो वो तो बहुत अच्छा है, तुम अच्छे नहीं हो, और या तुम तो वो उससे फिर आप अपने आप में महसूस करेगा, डिग्रेड महसूस करेगा इंसान। सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहसिन साहब और मिसेस अली मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे शो का जो वक्त है
वो अब ऑलमोस्ट जो है वो एंड अप होने लगा है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे जो शोज़ देखते हैं उसका फीडबैक जो है वो आप हमें ज़रूर दें और हमें बताएं कि आपको हमारा शो कैसा लगता है। वैसे आप लोगों के जो मैसेजेस हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पर भी मिलते हैं, और मेरी बहुत सारी कोशिश ये होती है कि जो आप लोग जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करना चाहते हैं वो ज़रूर टॉपिक्स हम रखें और हाईलाइट करें। सो अपना बहुत ख्याल रखें, कल फिर आएंगे नए टॉपिक के साथ, नई टॉप स्टोरीज़ के साथ। अपना बेहद ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना ना भूलिए सिटी एट 10।